रामपुर एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे खेत, नीला आसमान और चारों ओर फैली हरियाली। गांव के लोग आपस में प्रेम और अपनापन से रहते थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। इसी शांत और सुकून भरे गांव में माधव अपनी पत्नी और 5 साल की प्यारी बेटी के साथ रहता था। अरे भाई, तुम्हारे हाथ की बनी परवल तो जैसे अमृत लगती है। बिना खाए मन नहीं भरता। आप भी ना, बस यूं ही तारीफ किए जाते हैं। कुछ मीठा भी रखा है। गुड़ की चक्की गुड़िया के लिए भी बचा ली है। ठीक है, देखो मलती, आज देर हो जाएगी शायद। खेत की मेड़ ठीक करनी है। ठीक है जी, लेकिन धूप तेज है। बीच बीच में पानी पी लीजिएगा और थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। सारा दिन घटते हैं। हाँ, ध्यान रखूंगा। तुम भी खुद का ज्यादा ख्याल रखना। इतना कहकर माधव खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके दो दोस्त मिल जाते हैं। अरे ओ माधव, आज तो बड़े जल्दी उठ गए भाई। क्या बात है, सूरज निकले ना निकले, तू खेत की राह पकड़ ली। अरे गोपाल, जो किसान देर करे उसकी फसल भी देर से मुस्कुराती है। आज काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए सोचा जल्दी निपटा लूं। काम बाद में करना भाई, पहले जरा मौसम देख ले। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही गिरने वाली है। खेत में टिकना मुश्किल होगा। अरे, तुम दोनों को तो हर साल यही डर लगा रहता है। ठंड ठंड करते रहो, पर काम का नाम नहीं लो। किसान अगर मौसम से डर गया तो फिर खेत कौन संभालेगा? हाँ भाई, तू तो बड़ा बहादुर किसान है। कल जब बर्फ जैसी हवा चलेगी तब देखेंगे तेरी ये बहादुरी कहाँ जाती है। हवा चले या तूफान, खेत तो अपना है, और अपनी मिट्टी से डर कैसा। ठंड की भी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। पर जब ठंड सच में चढ़ेगी ना, तब हमारी बात याद आएगी। इतना बोलकर माधव खेत की ओर निकल जाता है। माधव अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और पैसे कमाने की एक तरकीब सूझती है। सब कहते हैं कि इस बार ठंड खूब गिरेगी, तो क्यों न मैं अभी से ही लकड़ियां जमा करने लगूं। जब ठंड आएगी और सबके घरों की आग बुझने लगेगी, तब लोगों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मैं ही उन्हें दूंगा। देखो भाई, काम भी मेरा, फायदा भी मेरा। खेत में दिन भर खटने से अच्छा है कि थोड़ा दिमाग लगाया जाए। अगर आज से शुरू कर दूं, तो महीने भर में इतना इकट्ठा कर लूंगा कि गांव का हर घर मुझसे ही लकड़ी खरीदेगा। मालती भी खुश हो जाएगी। गुड़िया के लिए कुछ नए कपड़े भी ले आऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेहनत भी होगी और ठंड में परेशानी भी नहीं। अब वक्त है सोच को काम में बदलने का। चल माधव, लग जा जुटाने में। इतना सोचकर माधव अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे जी, आप इतनी जल्दी लौट आए। बोले थे कि आज देर हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे नहीं रे मालती, ऐसी कोई बात नहीं। बस सोच में एक बात आ गई। दिमाग में एक बढ़िया तरकीब सूझी, तो सीधा घर चला आया। तरकीब? कैसी तरकीब? सब काम छोड़कर घर चले आए। जरूर कुछ बड़ा सोच लिया होगा आपने। देख मालती, सब कहते हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से ही लकड़ियां इकट्ठा करने लगूं। जब ठंड बढ़ेगी, तब सबके घर में आग जलाने की जरूरत पड़ेगी, और तब मैं उन्हें लकड़ी बेचूंगा। अरे, ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। अगर समय रहते लकड़ियां जमा कर लीं, तो ठंड के दिनों में आधा गांव आपका एहसान मानेगा। हाँ रे, यही तो सोच रहा था। अब शाम से ही जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। धीरे धीरे इतनी लकड़ी इकट्ठा कर लूंगा कि सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और जेब भी। भगवान करे आपकी यह सोच रंग लाए। मैं भी शाम को मदद कर दूंगी। गुड़िया को सुलाकर लकड़ियां बांध दूंगी।
वाह भाई मालती, तू तो सच्ची साथी निकली। अब देखना, इस बार ठंड हमें परेशान नहीं करेगी, बल्कि हमारे लिए बरकत लेकर आएगी। शाम के वक्त माधव जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक जगह पर बहुत सारे सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़, और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहां तो आधा काम आज ही हो जाएगा। पिछले साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही जोर की पड़ रही है रे। सुबह सुबह उंगलियां तक सुन्न हो जाती हैं। चूल्हा भी जैसे आग नहीं पकड़ता। सब लकड़ियां गीली पड़ी हैं। हाँ भौजी, सही कह रही हो। अब तो लगता है पिछले साल की सर्दी भी इसके आगे कुछ नहीं थी। ऊपर से बारिश के आसार भी दिख रहे हैं। अगर बरसात पड़ गई तो लकड़ी सुलगानी भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, और सुनो, माधव रोज जंगल जाता है लकड़ी काटने। कहता है ठंड के दिनों में काम आएगी। बड़ा सयाना बन गया है वो भी। अरे भौजी, सयाना तो है ही, पर भगवान करे इस ठंड से कोई बीमार न पड़े। खेतों में काम ठप पड़े हैं और घरों में चूल्हे मुश्किल से जल रहे हैं। लगता है इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही होने वाला है। दूसरी तरफ माधव रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। एक सुबह जब माधव जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तब रास्ते में उसे फिर से गोपाल और भीम मिल जाते हैं। ओ माधव, जरा ये तो बता, तू रोज रोज जंगल में लकड़ी काटने क्यों चला जाता है? अब तो तेरे घर के आंगन में ही लकड़ी के ढेर लग गए होंगे। कहीं कोई नया काम शुरू करने का सोच रहा है क्या? या फिर कोई राज छुपा रहा है हमसे? सही कहा गोपाल, हमने तो कभी किसी को इतना मेहनती नहीं देखा। सुबह होते ही कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है, शाम को गठरियां लादे लौटता है। अब तो पूरा जंगल तेरी कुल्हाड़ी की आवाज पहचान गया होगा। बोल ना भाई, क्या कर रहा है तू? इतनी लकड़ी आखिर काम कहां आएगी? अरे रे, तुम दोनों भी ना। कुछ बड़ा नहीं, बस मालती ने कहा था कि इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी, तो सोचा थोड़ा ज्यादा जमा कर लूं। अपने घर का चूल्हा तो जलता रहे ना भाई। फिर गांव के कुछ बूढ़े लोग भी हैं जो ठंड में लकड़ी नहीं काट पाते। उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत साथ ले आता हूं। और फिर सच्ची बात तो यह है कि जंगल में रहकर मन को भी सुकून मिलता है। हवा ठंडी है, पेड़ों की खुशबू है, क्या मजा है। अब तुम लोग मत समझो कि माधव कोई व्यापारी बन गया है। बस यूं समझ लो, अपने मन और मौसम दोनों को खुश रखने का तरीका है मेरा। माधव की बातें उन दोनों को अजीब लगीं, लेकिन दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माधव रोज जंगल जाता और ढेर सारी लकड़ियां काटकर अपने घर ले आता। धीरे धीरे उसने अपने घर में लकड़ियों का भंडार जमा कर लिया। अब गांव में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब माधव अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा हुआ था, मात्र 10 रुपए में लकड़ियां ले जाओ। जब सभी गांव वाले माधव के घर के बाहर वह बोर्ड देखते हैं, तो सबको माधव की चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। अरे देखो तो सही, कैसा चालाक निकला ये माधव। पहले तो बड़ा सीधा साधा बनता था, और अब देखो गांव वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं तो लकड़ी बेचने का धंधा खोल लिया। शर्म भी नहीं आई इसे, अपने ही लोगों से पैसे ले रहा है। यही तो कह रहा हूं मैं। जब रोज जंगल जाता था तब हमने सोचा कि भला अपने घर की तैयारी कर रहा है, पर यह तो पूरा व्यापार जमा कर रहा था। अब 10 रुपए की लकड़ी में भी फायदा कमा रहा है। हम जैसे गरीबों की ठंड को अपनी जेब का माल बना दिया। कल तक साथ बैठकर बातें करता था और आज पैसे लेकर लकड़ी देगा। ए भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे अब बस बहुत हुआ। वो माधव क्या अकेला आदमी है जो जंगल जाकर लकड़ी लाता है? हम भी जाएंगे।
कल सुबह सुबह काट लाएंगे ढेर सारी लकड़ियां। देखा जाएगा, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही कहा रे रघुनाथ। जब वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं? जंगल किसी के बाप की जमीन थोड़े ही है। सब जाकर काट लाओ लकड़ी। सर्दी सबको लगती है तो मेहनत भी सबको करनी चाहिए। अब कोई माधव का मुंह नहीं देखेगा। ये बात जब माधव को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अगर गांव वाले भी अपनी अपनी लकड़ियां जंगल से काट लेंगे तो उसका व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे मालती, सुनकर बड़ा तगड़ा झटका लगा। अगर सब लोग जंगल जाकर लकड़ियां काट लेंगे तो मेरी सारी मेहनत का फल खत्म हो जाएगा। ये जो छोटा सा धंधा लगा रखा है वही तो इस ठंड में हमारी कमी पूरी कर रहा था। अब क्या करूं? लोग गुस्से में हैं, कल सुबह निकलने की बोल रहे हैं। फिर तो एक ही दुआ करेंगे, काश बारिश हो जाए। अगर अच्छी खासी बरसात पड़ गई तो लोग जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। रास्ते की कीचड़ और मिट्टी गीली हो जाएगी, लकड़ियां भी गीली हो जाएंगी और तुम्हारा काम बना रहेगा। कुछ ही देर में रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। आधी रात को आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। रात भर की भारी बारिश के बाद जंगल के सारे पेड़ गीले हो जाते हैं, जिससे एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है। मालती और माधव ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। कैसी जोरदार बारिश हुई है रात भर। जरा देखिए, सब लकड़ियां तो भीग गई होंगी। अब कौन जाएगा जंगल लकड़ी काटने? गांव वाले कल जितना जोश दिखा रहे थे ना, आज सब घरों में रजाई ओढ़े बैठे होंगे। अब सारे गांव वाले मेरे ही दरवाजे पर आएंगे लकड़ी लेने। कोई भी जंगल नहीं जा सकेगा। अब सोचो जरा, जब मांग बढ़ेगी तो दाम भी तो बढ़ेंगे ना। अब 10 रुपए की लकड़ी में क्या रखा है? इतनी मेहनत की है, ठंड झेली है, दिन रात जंगलों में घूमता रहा हूं। अब थोड़ा फायदा तो बनता ही है। मैं कहता हूं, आज से लकड़ी 20 रुपए की होगी। जिसे चाहिए ले जाए, जिसे महंगी लगे ठंड में ठिठुरे। अब माधव किसी का मोहताज नहीं, सबको मेरी जरूरत है। मालती बोली, पैसे कमाना बुरा नहीं, पर दुआ भी तो साथ चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगी, जैसे भगवान ने वक्त बदला वैसे ही कभी पलट भी सकता है। अरे बस कर मालती, तू हमेशा डर की बातें करती है। गांव वाले जब मुझे बेवकूफ बना रहे थे तब किसी ने हमारा साथ दिया था क्या? अब जब वक्त मेरा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? जो मेहनत मैंने की है उसका फल भी तो मैं ही खाऊं। 10 रुपए बहुत कम है, अब 20 रुपए दूंगा और जो चाहे वह ले जाए। ठंड है, सबको आग चाहिए और आग अब सिर्फ मेरे पास है। तू देखना, आज पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अब वक्त है माधव का, किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होगा। अपने पति की ये बात सुनकर मालती को बहुत दुख होता है और माधव अपने घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड बदल देता है और उसमें लकड़ियों का दाम 10 से 20 रुपये किलो कर देता है। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। अरे सुनरी, देख उस माधव को। कल तक कितना सीधा साधा था, अब देख कैसी अकड़ में आ गया है। लकड़ी 10 से 20 रुपए की कर दी। हम जैसी गरीब औरतें अब क्या करें? ठंड से बच्चे कांप रहे हैं और उसे बस पैसों की पड़ी है। हरी, अब तो भगवान ही बचाए। सुना है रात भर लकड़ियां भीग गई हैं जंगल में, अब कोई काट नहीं सकता। सबको मजबूर होना पड़ेगा उसी माधव से लेने। लेकिन याद रखना, ऐसी कमाई कभी टिकती नहीं। जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढे, उसके घर की आग खुद बुझ जाती है। सही बोल रही हैं दोनों। देखो कैसे गर्व में अंधा हो गया है वो। हमने समझाया था कि जरूरत से ज्यादा लालच मत कर, पर नहीं। अब देखना ऊपर वाला कैसे हिसाब बराबर करेगा। जो आग वो बेच रहा है वही किसी दिन उसके अपने घर को जला देगी।
सच में अब तो गांव के लोग बस मन ही मन उसे कोस रहे थे, पर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। मजबूरी आदमी को कितना छोटा कर देती है। फिर सभी गांव वाले मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से ही आग तापते हैं। माधव का लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सारे गांव वाले उसी से लकड़ी खरीद रहे थे, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो रही थी। माधव के पास धन के साथ साथ घमंड भी बढ़ता जा रहा था। बेटा माधव, जरा कुछ सूखी लकड़ी दे दे। रात भर से आग ठंडी पड़ गई है, ठंड से हड्डियां जम रही हैं। अम्मा, लकड़ी कोई मुफ्त की चीज नहीं होती। ये बेचने के लिए है, दान बांटने के लिए नहीं। पैसे इस वक्त नहीं है मेरे पास। कल चौपाल से जो अनाज मिलेगा तब तेरा उधार चुका देंगे। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। उधार? उधार में तो लोग भगवान को भी भूल जाते हैं। तू बूढ़ी और गरीब है, कहां से चुकाएगी? बेटा, सर्दी किसी की जात नहीं देखती। अगर तेरे घर में आग जल रही है तो समझ ले किसी की सांसें बच सकती हैं। भगवान तुझे और देगा अगर तू एक बूढ़ी की मदद कर देगा। मेरे पास तेरे रोने धोने का समय नहीं है। जा, जहां से आई है वहीं लौट जा। बहुत ठंड लग रही है तो कोई और रास्ता देख ले, लेकिन लकड़ी यहां से बिना पैसे के नहीं मिलेगी। लाख मिन्नतों के बाद भी माधव ने बूढ़ी अम्मा को एक सूखी लकड़ी तक नहीं दी। बूढ़ी औरत निराश होकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अब माधव का घमंड काफी बढ़ चुका था, पर उसे पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। एक दिन माधव को अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना था। तभी वह सख्त लहजे में मालती से कहता है, सुन मालती, मैं आज शहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूं, किसी को भी लकड़ी मत देना, चाहे वो बूढ़ी अम्मा ही क्यों ना हो। अब ये दान पुण्य का नहीं, व्यापार का वक्त है। जिसने दाम दिए वही लकड़ी ले जाएगा। माधव जी, मैं जानती हूँ आपने मेहनत से ये सब कमाया है, पर दूसरों की तकलीफ देखकर पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थी, तन पर ओढ़ने को चादर तक नहीं थी। जरा सी लकड़ी दे देते तो आपका कुछ नहीं जाता, उल्टा पुण्य ही मिलता। ईश्वर सब देखता है, और जो दूसरों के दुख पर मुस्कुराता है उसका सुख भी कभी टिकता नहीं। अरे तू कुछ नहीं समझती मालती, ये दया वया की बातें छोड़ दे। मैं अब गरीब माधव नहीं रहा। आज लोग मुझसे लकड़ी खरीदने को तरसते हैं। जिस दिन मैं शहर में पैर रखूंगा, मेरा नाम चारों ओर होगा। नाम तो होगा माधव जी, पर भगवान करे वो नाम भलाई से हो, अभिमान से नहीं। याद रखिए, धन से घर बनता है, पर दया से संसार टिकता है। अगर आपके दिल की गर्मी ठंडी हो गई तो ये लकड़ियों की गर्मी भी किसी काम की नहीं रहेगी। मालती सहम जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती। वो मन ही मन समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक आ चुकी है। माधव अपने काम के सिलसिले में घर से निकल जाता है। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी मालती और 5 साल की बेटी गुड़िया थी। मालती घर के बाहर बैठकर बाकी औरतों के साथ आग ताप रही थी और गुड़िया घर के अंदर खेल रही थी। गुड़िया को ठंड लग रही थी। वो बहुत नादान थी। उफ, कितनी ठंड है आज। मम्मी तो बाहर बैठी हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मी यही लकड़ियां जलाती हैं ना आग के लिए। अगर मैं थोड़ी सी आग लगा दूं तो गर्म हो जाएगा। बस एक ही तीली जलाऊंगी, फिर बुझा दूंगी। मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। गुड़िया को नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगने से सारी लकड़ियों में आग लग जाती है। उसने एक लकड़ी में आग लगा दी। लकड़ियां सूखी थीं। देखते ही देखते आग फैल गई और धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। पूरा घर जलने लगा। मालती बाहर खड़ी होकर बस तमाशा देखती रह गई, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई भी गांव वाला आगे बढ़कर माधव की बेटी को बचाने नहीं आया।
क्योंकि माधव ने थोड़े से पैसों के लिए सब पर अत्याचार किया था। थोड़ी ही देर में घर जलकर राख हो गया और गुड़िया उसी में जलकर मर गई। जब माधव वापस लौटा तो उसकी पत्नी रोते हुए उसे सारी बात बताती है। माधव भी फूट फूट कर रो पड़ता है और इस तरह माधव को उसके घमंड और निर्दयता की भयानक सजा मिल जाती है।